स्वागत है आपका 24 के सिंहासन में। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। और आज जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने 24 के सिंहासन पर विराजमान होने से पहले एक इंटरव्यू दिया है, और कुल मिलाकर ये बड़ा इंटरव्यू कहा जा रहा है। पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा इस इंटरव्यू के दौरान, ये सब हम आपको बताएंगे, इस पर चर्चा भी करेंगे। लेकिन जिस तरह से आज ये इंटरव्यू हुआ है, पीएम मोदी ने हर सवाल का जवाब दिया है। चाहे यहाँ पर जनता किस तरह से पीएम मोदी के काम को देख रही है उसकी बात हुई हो, चाहे सनातन धर्म की बात हुई हो, विकास की बात हुई हो, तमाम ऐसे मुद्दे रहे जिनको लेकर आज चर्चा की गई। तो इस इंटरव्यू की कुछ झलकियां हम आपको दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव से पहले एक इंटरव्यू में सभी मुद्दों पर बेबाकी से जवाब दिया। इंटरव्यू के दौरान पीएम मोदी ने उन सवालों के जवाब भी दिए जिनको लेकर अक्सर विपक्ष बीजेपी पर हमलावर रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इंटरव्यू में राम मंदिर, दक्षिण भारत, 24 में 47 का विजन, मोदी की गारंटी, 400 सीट जीतने के बाद संविधान खत्म करने के आरोप, इन सारे मुद्दों पर सीधे जवाब दिया और बेबाकी से अपनी राय रखी, ताकि जो विपक्ष के लगातार हमलावर तेवर हैं, जो कंफ्यूजन क्रिएट किए जा रहे हैं, उसको खत्म किया जाए। बीजेपी के लिए दक्षिण भारत जीतना क्यों इतना मायने रखता है, यह मुद्दा भी उठा। और नरेंद्र मोदी लगातार दक्षिण भारत में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, इसको लेकर कांग्रेस ने भी आरोप लगाए और कांग्रेस ने भी प्रहार किया है। इन्हीं मुद्दों पर बातचीत के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं देश के दो बड़े पत्रकार, देश के दो जाने माने चेहरे। एक हैं हमारे साथ दीपक चौरसिया जी, इन्हीं मुद्दों पर बातचीत के लिए हमारे साथ दो जाने माने चेहरे हैं देश के। एक हैं वर्गीज के जॉर्ज, जो रेजिडेंट एडिटर हैं द हिंदू के, और दूसरे हैं दीपक चौरसिया जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और टीवी के सबसे बड़े चेहरे, आप उनको चेहरा कह सकते हैं। वर्गीज और दीपक जी, आप दोनों का स्वागत है। पहला सवाल दीपक जी आपसे कि शुक्रिया ओम प्रकाश, आप इसको कैसे देखते हैं? पीएम नरेंद्र मोदी, जिन पर लगातार ये आरोप लगता है कि आप कैमरे पे नहीं आते, विपक्ष लगातार कहता है कि आपने 10 साल में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, वो ऑल ऑफ सडन आते हैं, इंटरव्यू देते हैं और सारे सवालों के जवाब देते हैं, आपको क्या लगता है? देखिए ओम प्रकाश जी, बड़े सीधी सी बात है। प्रधानमंत्री बात करते हैं, अलग अलग मौके पे बात करते हैं, सीधे संवाद करते हैं देश के लोगों से, सीधी बात करते हैं, मन की बात करते हैं। और साथ ही साथ जहां तक ये उन पर आरोप लगता है ना कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, मेरे ख्याल से हर के काम करने का अपना अपना एक तरीका होता है, और प्रधानमंत्री मोदी का एक अलग तरीका है। वो लगातार जनता से संवाद करते रहते हैं, चाहे वो मन की बात के माध्यम से हो, चाहे वो डिफरेंट कार्यक्रमों के माध्यम से हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की रैली के माध्यम से हो, चाहे वो चुनाव के माध्यम से हो। मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं होगा जिसको प्रधानमंत्री अवॉइड करना चाहें। और आज चुनाव में जो सबसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश हुई थी ओम प्रकाश जी, वो था इलेक्टोरल बॉन्ड्स का। और प्रधानमंत्री ने बताया कि किस तरीके से विपक्ष जो है, विपक्ष इस मुद्दे पर गलत बयानी कर रहा है, क्योंकि 63% पैसा विपक्ष के खाते में गया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद 37% पैसा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के तौर पर उन्होंने मिला है। उनका कहना है बॉन्ड की जरूरत क्यों पड़ी? बॉन्ड की जरूरत इसलिए पड़ी ताकि मनी ट्रेल को स्टैब्लिश किया जा सके। वो काले धन को चुनाव से खत्म करना चाहते थे। और मेरे ख्याल से आज की उनकी इस इंटरव्यू का जो सबसे बड़ा मुद्दा था, वो उन्होंने विपक्ष के इलेक्टोरल बॉन्ड वाले भ्रष्टाचार के मुद्दे की हवा निकालने की कोशिश की है। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा मैं कहूंगा, यहाँ पर सनातन की बात तो उन्होंने की, भगवान राम के मंदिर के बारे में बोला, उस पर मैं बाद में आऊंगा। लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा था, उन्होंने राहुल गांधी का नाम तो नहीं लिया,
उन्होंने कहा एक पार्टी के नेता कैसे फटाफट खटाखट गरीबी और बेरोजगारी खत्म करने की मांग बात कर रहे हैं। ये मतलब उन्होंने शब्द क्या इस्तेमाल किया मैं एग्जैक्टली नहीं कहूंगा, लेकिन उनके एक्सप्रेशन ये जरूर कह रहे थे कि उनका ये बयान पूरी तरह से बचकाना था। तो भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई तीनों पर उन्होंने बात की और स्वाभाविक सी बात है भगवान राम के मंदिर का जिक्र आया। उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा में विपक्ष के नेताओं को जाना चाहिए था। मुद्दा इसलिए बन रहा है क्योंकि ये नेता नहीं गए। और सनातन के मुद्दे पर सिर्फ एक लाइन और कहूंगा ओम प्रकाश, सिर्फ एक लाइन और कहूंगा, सनातन के मुद्दे पर जिस तरह से उन्होंने उसको तमिलनाडु सनातन के विरोध और कांग्रेस की चुप्पी से जोड़ा, वो भी एक बड़ा पॉइंट है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और पीएम मोदी सिर्फ अपनी बात नहीं कह रहे थे, उनका बिल्कुल साफ था कि जो ईडी, सीबीआई सबको लेकर घेरा जा रहा है, कि राजनीतिक इस्तेमाल हो रहे हैं इसके, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को लेकर जो बातें कही जा रही थी। लेकिन एक फैक्ट है कि किस तरीके से मामले को घुमाया गया। 37% इकलौती बेनिफिशियरी पार्टीज बीजेपी, अदर दो दूसरे लोग हैं, उसमें सभी लोग मिक्स हैं। दीपक जी, आपको नहीं लगता कि बहुत बेखूबी से पूरी बात को घुमा दिया गया? नहीं, मैं इसको बिल्कुल अलग तरीके से देखता हूं। ओम प्रकाश, बीजेपी क्या है, कितने पार्टी के उसके सांसद हैं, आप जोड़ो, राज्यसभा लोकसभा जोड़ लीजिए, 303 और 100 से 100+ राज्यसभा के अंदर, और उनके पूरे विधायक जोड़ लीजिए, उसके अनुपात में बीजेपी को कितना मिला। ये भी एक फैक्ट है कि 37% बीजेपी को मिला है और 63% जो है वो बाकी अपोजिशन पार्टीज को मिला है। तो सिर्फ बीजेपी इलेक्टोरल बॉन्ड की लाभार्थी है या फिर इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर आपने ईडी का केस किया, सीबीआई का केस किया, चंदा दिया, उसका एक दूसरा पहलू प्रधानमंत्री ने रखने की कोशिश की है। और मुझे लगता है कि जहां तक आरोप लगाना विपक्ष का काम है, प्रधानमंत्री का भी अपनी बात कहना काम है। जैसे उन्होंने कहा 37% मेरी पार्टी को मिला है, बाकी 63% तो बाकी विपक्षी दलों को। तो इस सच को भी झुटलाया नहीं जा सकता, वैसे ही इस सच को भी झुटलाया नहीं जा सकता कि इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे को एक बड़ा मुद्दा, बड़ा इशू बनाने की चुनाव में विपक्षी पार्टियों कोशिश कर रही हैं। ठीक है, हमारे साथ वर्गीज भी जुड़े हुए हैं। जॉर्ज, आपका स्वागत है। और दक्षिण भारत इसमें बहुत चर्चा में है। चर्चा में इसलिए वर्गीज कि आप देखो सबसे ज्यादा फोकस बीजेपी का दक्षिण पे है। दक्षिण को लेकर लगातार पीएम अटैक की मुद्रा में है, लगातार आक्रामक हैं बीजेपी के सभी नेता। और जो इंडिया है, इंडिया गठबंधन, उसका भी जोर है वो साउथ है। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, बीजेपी के लिए बीजेपी उत्तर भारत में बीजेपी एक ऐसा पॉलिटिकल माहौल पिछले 10 साल में क्रिएट किया है कि बिना कहीं दूसरे जगह जीते हुए भी बीजेपी देश में सत्ता जीत सकते हैं, सिर्फ उसका जो हिंदी पट्टी में जीतने से। लेकिन इस इलेक्शन में हम खास करके हमको ये दिखने में आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और बीजेपी उसको एक कमजोरी समझते हैं। और पिछले 5 साल में ऐसे कैसे काफ़ी एजेंडा सामने ले आया। दक्षिण भारत में भी बीजेपी का एक फुटप्रिंट बने, वहाँ पे भी बीजेपी पहुँचे और बीजेपी वहाँ से भी इलेक्शन जीते। खास करके तमिलनाडु को लेकर के बीजेपी का फोकस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वो इसलिए है कि द्रविडियन पॉलिटिक्स, अगर आज के दिन में बीजेपी के खिलाफ स्ट्रॉन्ग एक आइडियोलॉजिकल और मटेरियल ऑपोजिशन कहीं से अगर हो सकता है तो वो तमिलनाडु और द्रविडियन पॉलिटिक्स से है। तो उसको अंडरमाइन करने के लिए बीजेपी ने बहुत सोच समझ के पिछले कई सालों से, पर्टिकुलरली पिछले 5 सालों में काफ़ी रणनीतियाँ बनाई हैं। जैसे आपको याद होगा तमिल काशी संगमम, जहाँ पे तमिल स्पीकिंग लोग आते थे और उनको ये कैंपेन में उनको शामिल किया जाते थे कि तमिलनाडु और काशी और हिंदी हार्टलैंड का जो कल्चरल लिंकेजेस कितने सदियों से कैसे रहा है, और काशी और तमिलनाडु और गुजरात के बीच में जो पॉपुलर एक्सचेंजेस थे ना। और जैसे सामने प्राइम मिनिस्टर मोदी रख रहे हैं कि द्रविडियन पॉलिटिक्स, खास करके डीएमके का पॉलिटिक्स का लेजिटिमेसी को
उसने क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे डायनास्टिक पॉलिटिक्स को लेके, करप्शन को लेके, एलिगेशन को लेके। सो ये सब मिला करके केरला के ऊपर में ज़्यादा डिटेल्स में मैं ये समझना चाहता हूं कि इसका असर होगा कि नहीं। जैसे मोदी जी ने आज के इंटरव्यू में भी पीएम मोदी ने बहुत साफ तौर पे अटैक किया, और ये उन्हीं लोगों पे अटैक किया जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं। आप खुद साउथ से हैं और आपने बहुत गहराई से देखा है चीजों को। इन शॉर्ट अगर आपसे पूछे कि इसका असर है कि नहीं। देखो, असर हम लोग ये प्रेडिक्शन करना मैं उचित नहीं समझता हूँ कि कितना असर होगा, लेकिन अगर इतना प्रचार कर रहे हैं तो कुछ न कुछ तो असर तो होगा ही है, क्योंकि इतना तो सच है कि द्रविडियन पॉलिटिक्स जैसे पिछले 30-40 साल में जो तमिलनाडु में जो रूट हुआ है, उसका एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट में है, क्योंकि जो वेटरन जो द्रविडियन लीडर्स थे, एम करुणानिधि और जयललिता, ये दोनों पिछले एक दशक में उनका डिमाइस हो गया। उधर एक वैक्यूम है। सो जितना उसका जो स्ट्रेंथ पहले हुआ करता था, उस स्ट्रेंथ में तो कमी तो आया ही है। और उसके साथ बीजेपी ने अपना एक नया कैडर और नया लीडरशिप वहाँ पे तैयार कर रहा है, और उसका कामयाबी कितना होगा, असर कितना होगा, ये भी इस इलेक्शन में प्रूव होगा। लेकिन इतना तो हम बोल सकते हैं, कम से कम इन टर्म्स ऑफ व्हाट परसेंटेज बीजेपी कुछ कदम आगे बढ़ाएंगे। बहुत बढ़िया। दीपक जी, आपने मोदी जी को जितना देखा है, एज ए पत्रकार जितना समझा है, मुझे नहीं लगता देश में और कोई इतना क्लोज जानता और समझता है। आपने, मुझे याद है कि 2002 में पूछा था नरेंद्र मोदी जब वहाँ मुख्यमंत्री थे गुजरात के, कि आप दिल्ली कब जा रहे हो, मतलब आप पीएम कब बन रहे हो, मतलब आपकी वहाँ तक की सोच थी। इस इंटरव्यू में आपको क्या लगता है कि पीएम मोदी को ऑल ऑफ सडन क्यों आगे आकर सारे सवाल का जवाब देना पड़ा? कहां चूक हो रही थी? नहीं, मुझे नहीं लगता कहीं कोई चूक थी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट है, वो इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं कि अपनी बात को जनता तक कैसे पहुंचाए। और मेरे ख्याल से हाल ही की राजनीतिक यात्रा में नरेंद्र मोदी जैसा पॉलिटिकल कम्युनिकेटर मैंने कम ही देखा है। जैसे दिल्ली का तमिल काशी संगम की बात की, मैं कहना चाहता हूं यहाँ पर ओम प्रकाश कि प्रधानमंत्री जो कोशिश कर रहे हैं वो कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से लेकर कोहिमा तक भारत को एक सूत्र में पिरोने की कोशिश कर रहे हैं। तमिलनाडु में उनकी कोशिश को इससे जोड़कर देखा जाना चाहिए। सिर्फ तमिलनाडु क्यों, केरल में आप देख लीजिए, तेलंगाना में उनके प्रचार को देख लीजिए, आंध्र प्रदेश में उनके प्रचार को देख लीजिए, और तमिलनाडु की बात तो हम कर ही चुके हैं। उन्होंने सिर्फ वोट के हिसाब से नहीं, बल्कि दोनों सभ्यता और संस्कृति को, नॉर्थ को साउथ को और साउथ को नॉर्थ में पहुंचाने की कोशिश की है। और ये सांस्कृतिक बॉन्ड हमारे बीच में है। आप जाइए, कितने सारे तमिल संगम आपको दिल्ली में देखने को मिल जाएंगे। तमिल सोसाइटी का एक शानदार स्कूल दिल्ली के अंदर है, लोधी स्टेट के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि ये सभ्यता संस्कृति कहीं दूर थी, लेकिन एक कम्युनिकेशन गैप था साउथ और नॉर्थ के बीच में, जिसको बांटने की प्रधानमंत्री ने अथक कोशिश की है। और मुझे लगता है कि इस चुनाव में मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उनको सीट मिल जाएगी या बम्पर जीत हो जाएगी। मैं भी वर्गीस सर की तरह कोई अनुमान नहीं लगाना चाहूँगा, वर्गीस जी की तरह, लेकिन उन्होंने अपना इम्पैक्ट जरूर पैदा किया है, इसमें कोई शक नहीं है। आपने, पता नहीं दीपक जी, आपने वो देखा नहीं देखा, कांग्रेस का ट्वीट जो अभी आया है, कांग्रेस के मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने अपने ट्वीट में बहुत अच्छे से जिसको डिस्क्राइब किया है, मैं इन अ शॉर्ट आपको बता रहा हूं। उसमें कहना है कि 1 घंटा 20 मिनट का इंटरव्यू था। रोजगार के शब्द 2 बार लिए गए, महंगाई 0, बेरोजगार शब्द 0, महिला सुरक्षा 0, किसान, मजदूर, श्रमिक, शिक्षा, नौकरी, बुजुर्ग, सारे इशू 0 है। तो इस इंटरव्यू का क्या मायने? देखिए, अपोजिशन की बात है, जयराम रमेश मीडिया सेल के प्रभारी है कांग्रेस को, उनको कुछ कहना है, अपने पसंद के शब्द निकाल कर वो कह रहे हैं, लेकिन इंटरव्यू को एज ए होल देखना चाहिए ना। आप देखिए किसको सबसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की थी विपक्ष ने इन चुनाव से पहले, कि विपक्ष के नेताओं को डराया जा रहा है, उनको जानबूझ के जेल के अंदर डाला जा रहा है। प्रधानमंत्री ने न जिक्र करके भी अरविंद केजरीवाल का जिक्र कर दिया, जब वो कह रहे थे ना, भगवान राम की परंपरा, प्राण जाए पर वचन न जाए। उन्होंने कहा कि एक नेता के कई सारे बयान देखने को मिलते हैं, और एक के बाद उनके जब बदलते हुए बयान आज के संदर्भ में देखे जाते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है। और मुझे लगता है कि वचन ही सबसे बड़ा है।
तो मैं तो ये कहूँगा कि प्रधानमंत्री मोदी को अगर सही आकलन करना है तो ये देखना होगा कि क्या उनका वचन, उनका शासन है। और मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि देखिए 10 साल के अंदर कांग्रेस आलोचना करेगी, कांग्रेस विपक्षी पार्टी है, लेकिन हमको ये भी देखना चाहिए कि भारत ने किन किन क्षेत्रों में सफलता पाई है। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि सड़कें बनी हैं, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि नए एयरपोर्ट बने हैं, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि आपने G20 की प्रेसिडेंसी करी है और सफलतापूर्वक करी है, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि भारत की धमक पूरी दुनिया में बढ़ी है, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि जेलेंस्की और व्लादिमीर पुतिन सेम लेवल पर भारत से बात करते हैं। ईरान और साथ ही साथ इजराइल और साथ ही साथ फिलिस्तीन हमसे सेम लेवल पे बात करता है। तो एक कंफर्ट लेवल जो है भारत ने दिया है, ये भारत की बढ़ती दमक है और प्रधानमंत्री मोदी इसकी बेहतर मार्केटिंग जानते हैं। उन्होंने कई बार मुझसे कहा है मेरी व्यक्तिगत बातचीत में कि मैं गुजराती हूँ, धंधा बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। धंधे से उनका मतलब बिजनेस है, कम्युनिकेशन है या रोज का आचार आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। वो इस बात को समझते हैं कि भारत की ताकत क्या है और उसी ताकत को वो दुनिया के सामने रख रहे हैं। ओम प्रकाश, बिल्कुल, बिल्कुल। ये उनके इस इंटरव्यू से समझना चाहिए। मुझे जयराम रमेश के शब्द कोरी आलोचना के सिवा कुछ नहीं दिखते फिलहाल। ठीक है जॉर्ज साहब, मैं आपको एक बात बताऊं कि दीपक जी को आप जी जानते हैं, ही इज द ओल्ड स्कूल ऑफ राइटिस्ट। इन्होंने अभी अपना एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी शुरू किया है ASR के नाम से, आगे से राइट। तो मतलब जितना चीज़ों को वो हिसाब से समझते हैं, जानते हैं, इसीलिए मैंने आप दोनों को जोड़ा भी था प्रोग्राम में कि अच्छे से व्यूअर को समझा सके कि क्या है इसके मायने। जॉर्ज, अगेन मैं आपके पास आता हूँ कि जो तमिल संगम है, इट्स नीदर, ये बीजेपी की देन नहीं है, ये ऑफ कोर्स बहुत दिनों से है, 5-7 डिकेड से है सभी जगहों पे, लेकिन जो जुड़ाव साउथ और नॉर्थ का अब देखने को मिल रहा है, उसका वो भीड़, वो रश जो इधर आ रही है, वो जरूर उसके मायने हैं। आपको लगता है कि ये नरेंद्र मोदी की मेहनत, DMK और केरला की पॉलिटिक्स है, इसमें कुछ चीजें ऐड ऑन हुई हैं या अभी भी बीजेपी के हाथ से मिसिंग है? देखिए ओपी जी, जैसे दीपक जी ने बताया कि ये पॉलिटिकल कम्युनिकेशन और इंटरव्यू का अकाउंटेबिलिटी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे पॉलिटिकल कैंपेनिंग जो 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 उसका कामयाबी का बात आप करोगे, या आज का इंटरव्यू में, या जनरली जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का ओवरऑल जो पॉलिटिकल करियर है, उसमें उनका एक सक्सेस रेट काफ़ी बड़ा है। ये तमिल या सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया को जो जनरल जो इंडियन नेशनलिज्म के साथ जोड़ने का जो प्रयास है, वो आज का शुरू हुआ नहीं है, वो तो 100 साल से चलते आ रहा है। उसका डिफरेंट वर्जन्स हुआ है। कांग्रेस के टाइम में एक हुआ करता था, कांग्रेस द्रविडियन पॉलिटिक्स का ओरिजिनल जो कंटेस्टेशन बीजेपी से ज़्यादा उस टाइम कांग्रेस के खिलाफ हुआ करता था इन द 20s एंड इन द 30s। तो उधर से लेके आज तक कम से कम एक सेंचुरी से वो जो एफर्ट कभी आगे कभी पीछे अलग अलग महीने पे वो चलते आ रहा है। वो मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री का एक लाइन में बता रहा हूँ। उससे भी पीछे अगर आप जाओगे, सेंचुरी से, 1000 साल से कम जो हार्टलैंड, जो अभी जो हम लोग हिंदू कल्चर जो बोलता है, उस हिंदू कल्चर और उसका एक्सपेंशन जैसे पेनिनसुलर इंडिया में होते चले गया और उधर से इधर भी वो कल्चरल ट्रेडिशंस आते गया। आदि शंकराचार्य उधर से इस तरफ आ गया, इधर से कई ट्रेडिशंस और कई एलिमेंट्स ऑफ कल्चर उस तरफ चले गया। सो वो जो इंटरेक्शंस चलते आ रहा है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया क्या है पिछले 5 साल में, खास करके ये जो एंडेयर जो पॉलिटिकल डायनामिक्स को बीजेपी का एक पॉलिटिकल प्रोग्राम के तरफ इंडियन स्टेट मशीनरी को भी उसमें शामिल करते हुए एक नया एजेंडा और एक नया आउटरीच बना रहा है। वो बनाने का उनका वो मौका इसलिए बन रहा है कि जो 40-50 से भी ज़्यादा साल जो द्रविडियन पॉलिटिक्स तमिलनाडु में खास करके चलते आ रहे, वो एक कमजोर मोमेंट में आज पड़ा हुआ है और उसमें वो वैक्यूम को फिल करने के लिए बीजेपी अभी कोशिश कर रहे हैं। यही कोशिश
कई दशकों पहले कांग्रेस ने भी किया था, कांग्रेस का डिक्लाइन के बाद। लेकिन कांग्रेस उस टाइम उतना ज्यादा कामयाबी नहीं कर पाया, इसलिए ये दो द्रविडियन पार्टीज एक दूसरे के साथ साथ एक्सचेंज करते करते मतलब कांग्रेस और बीजेपी दोनों उसमें एक द्रविडियन पार्टी के साथ अलायंस में रहा। मतलब और बीजेपी अभी ये कोशिश कर रहे हैं, अभी ऐसा सेड एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट में है, हो सकता है कि बीजेपी कांग्रेस से ज्यादा इसमें कामयाब हो सकता है। मतलब ये आपको आने वाले दिनों ही बता सकते हैं, हम अभी उसके मैं कह रहा हूँ सनातन जो इश्यूज सनातन से जुड़े और चीजों को बहुत तूल दिया जा रहा है, ये मुद्दे कामयाब हैं अभी। नहीं, देखो अगेन उसमें भी बात हमको समझने का बात है कि सनातन धर्म का डेफिनेशन क्या है। सनातन धर्म को लेके सनातन और एंटी सनातनी जो डिबेट जो है हार्टलैंड में भी हुआ था, आर्य समाज और कास्ट सिस्टम के बारे में जो डिबेट हुआ है, वो सब में मैं नहीं जानना चाहता। आज के दिन में ये बात सही है कि डीएमके को एक एंटी हिंदू या एंटी सनातन फोर्स के इमेज में उनको सामने रखने में बीजेपी काफी हद तक बीजेपी उसमें सक्सेसफुल है। और उस मामले में कांग्रेस के लिए भी एट द मोमेंट पर्टिकुलरली पिछले असेंबली इलेक्शन में तो कम से कम तो लगा कि वो कांग्रेस को डिफेंसिव में डाला। जैसे आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस कैंपेन से इंडिया अलायंस को ही हटा के कमलनाथ जी ने कैंपेन करने का कोशिश किया, उसके बावजूद वो हार गया, वो तो अलग बात है। ये सब मुद्दा है, लेकिन इसका इलेक्टोरल इम्पैक्ट कितना होगा अभी हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन ये कैंपेन में स्ट्रेंथ इसलिए है कि एज आई सेड बीजेपी उसका पिछले एवर सिंस बीजेपी का जो इंसेप्शन हुआ था 1980s में, उस टाइम से लेके अभी तक बीजेपी के लिए ये सदर्न इंडिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट आज के दिन है। मैं समझ गया, और मैं समझ गया। पॉलिटिक्स को लिए उसका एक स्ट्रॉन्ग एक वीकर पॉइंट ये है। ये मुद्दा कारगर है। और सबसे अच्छी बात ये है इस डिबेट की कि द हिंदू के एडिटर जो साउथ को लीड करते हैं वो हमारे साथ हैं, दीपक जी जो खुद मध्य प्रदेश से हैं और 3 दशकों से देश की राजनीति को देख रहे हैं वो हैं। तो इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के इंटरव्यू पर, जिसमें उन्होंने सभी बातों पर, सभी मुद्दों पर बेबाकी राय जाहिर की है और बहुत खुलकर इंटरव्यू दिया है। उनका साफ कहना था कि जो विपक्ष के जितने आरोप हैं बेबुनियाद हैं, बेकार हैं, और जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं विपक्ष के नेताओं के द्वारा उसका कोई जड़ नहीं है। या वो सीबीआई ईडी की बात हो, वो बेरोजगारी की बात हो, या वो दूसरे मुद्दे हों। दीपक जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपने पता नहीं राहुल गांधी का स्टेटमेंट जो उन्होंने जारी किया मोदी जी के इंटरव्यू के बाद, जो नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू के बाद, देखा कि नहीं? उनका कहना था कि नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बड़े एक्सटॉर्शन स्कैम के मास्टरमाइंड है और इनकी झलक आपको उनकी आंखों में दिख जाएगी। आपने बहुत देखी है उनकी आंखों को, नजदीक से देखा है, प्लीज बताइए। मैं क्या बोलूं इसमें, ये राहुल गांधी जी की टिप्पणी है, वो ये कर सकते हैं, वो विपक्ष के नेता हैं। और खासतौर पर अगर चुनाव के बारे में कहा जाए तो एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी है, तो दूसरी तरफ इंडिया का अगर कोई वाकई में चेहरा है तो राहुल गांधी है, क्योंकि सबसे बड़े दल के नेता हैं। वो ये टिप्पणी कर सकते हैं। किसकी आंखों में क्या दिखता है, मेरे ख्याल से राहुल जी वो देख सकते हैं प्रधानमंत्री जी की आंखों में। लेकिन आपको ये बात भी समझनी पड़ेगी कि एक शख्स 10 साल से दुनिया की सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री है, वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को चला रहा है, उसके साथ एक पूरी परंपरा है। और मैं आप एक बात कहना चाहूँगा, दक्षिण भारत में गांधी परिवार को सब लोग पहचानते थे, नेहरू जी को पहचानते थे, इंदिरा अम्मा को पहचानते थे, इंदिरा अम्मा के बेटे के तौर पर राजीव जी को पहचानते थे। लेकिन पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने कांग्रेस के बाहर से दमक बनाई वो अटल बिहारी वाजपेयी थे, और जिन्होंने इस काम को संपूर्ण किया, यानी साउथ और नॉर्थ और ईस्ट और वेस्ट के जो एकीकरण है उसका जो काम की सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक ढंग से करने की कोशिश की है, उसमें मैं नरेंद्र मोदी को थोड़ी क्रेडिट जरूर दूंगा। पूरी भले से ना दूं, थोड़ी क्रेडिट जरूर दूंगा। और मैं आपको ये कहना चाहूँगा ओम प्रकाश, प्रधानमंत्री की आंखों में क्या है मैं नहीं जानता, राहुल जी की आंखों में क्या है मैं नहीं जानता। मैं दोनों की आंखों की टिप्पणी का
की टिप्पणी करने का एक्सपर्ट नहीं हूँ। वैसे भी ये तो शायर लोग करते हैं, आंखों में देखकर और आंखों को पढ़कर और आंखों की बात कह के, या आंखों आंखों में बात होने दो, बड़े सारे गाने बने हुए हैं। मैं इस पर कोई नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं कहना चाहूँगा तमिलनाडु, आपको आश्चर्य होगा, देश में सबसे ज़्यादा मंदिर अगर किसी राज्य में हैं, शानदार, बहुत ही भव्य मंदिर, तो वो तमिलनाडु है। 7,000 से ज़्यादा मंदिर हैं। इतनी 1,000 साल पुरानी विरासत, परंपरा चोल साम्राज्य की, जहाँ से पूरी दुनिया में व्यापार होता था। तो कहीं ना कहीं वो तमिलनाडु हमसे थोड़ा दूर था ना, उसको पास लाने की कोशिश की गई है। और कोई भी ये करे, राहुल गांधी जी भी करें, तो मैं उनकी भी तारीफ करूंगा। ठीक है जॉर्ज, क्या वाकई तमिलनाडु दूर था? पास आने की कोशिश की जा रही है? देखिए, इसमें जैसे दीपक जी ने जैसे बोला कि साउथ में तमिलनाडु या केरला और कर्नाटका में जो जो हिंदू कल्चरल सेंटर्स, जैसे मैंने पहले आपको बोला, आदि शंकराचार्य तो केरला से आ गया नॉर्थ की तरफ। सो वो एक अलग एक ये जो बॉन्डिंग जो है वो बहुत पौराणिक है, बहुत ऐतिहासिक है, वो तो एक जगह पे है। लेकिन साउथ का एक डिस्टिंक्शन जो नॉर्थ से जो हमको ये समझना नोट करना चाहिए, इंडिया का इस सबसे बड़ा जो कैटेक्लिस्मिक डिसास्टर इंडियन हिस्ट्री में जो हुआ था, जो पार्टीशन और उसके जो जुड़े हुए जो रायट्स और कम्युनल पॉलिटिक्स और कम्युनल इश्यूज 1947 में हुआ, 1971 में फिर बांग्लादेश वार हुआ, ये सबसे साउथ काफ़ी दूर थे और साउथ में इसका प्रभाव नहीं हुआ है। इसलिए साउथ का पॉलिटिक्स उस कारण से भी और कई कारण से भी थोड़ा सा अलग है नॉर्थ का जो पॉलिटिक्स, जैसे हमको दिखने आता है। जो इश्यूज नॉर्थ में जो ज़्यादा एनिमेट होता है और नॉर्दर्न पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करता है, खास करके जो कम्युनल सेंटिमेंट्स जैसे हम लोग बोलते हैं, वो उधर थोड़ा सा काफ़ी आपको कम मिलेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल आपको मैं शेयर करता हूँ। सिर्फ कल का अखबार में 2 या 3 ऐसे मलयालम केरला में जो इंसिडेंट्स हुआ है, एक बहुत बड़े टेम्पल का जो रिनोवेशन हो रहा है, उसका जो रिनोवेशन का सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द कंट्रीब्यूशन जो है वो एक मुस्लिम नेबरहुड है, सो मुस्लिम्स कर रहे हैं। तो रिनोवेशन का काफ़ी मतलब उसमें जो प्रीस्ट जय पुजारी है उनका सबके कोट लेकर के, शायद टाइम्स ऑफ इंडिया में ही ये स्टोरी छपा था। दूसरा एक स्टोरी था केरला का एक चर्च का कॉम्पाउंड में अभी ईदगाह के तरफ उधर का मुस्लिम कम्युनिटी रिक्वेस्ट कर दिया, तो उधर का बिशप ने बोला कि हमारा चर्च में ही कर दीजिए, क्योंकि कोई दूसरा जहाँ पे मैदान में हुआ करता था वो इलेक्शन प्रिपरेशन के लिए वो एडमिनिस्ट्रेशन टेक ओवर किया है। ऐसे जो चीज़ें जो है सदर्न इंडिया में थोड़ा अलग आपको दिखने में मिलेगा, उस तरफ से अलग है। बट उसके अलावा मैं समझता हूँ साउथ और नॉर्थ इंडिया का और भारतीय जो संस्कृति है उससे जुड़े हुए थे, लेकिन काफी हिस्टोरिक रीजन और कॉलोनियल पॉलिटिक्स है सबके कारण से नॉर्थ इंडिया का पॉलिटिक्स में एक अलग ट्रैजेक्टरी बन गया पिछले 100 साल में, उसमें से साउथ थोड़ा इंसुलेटेड रहा। ये ठीक है, साउथ नॉर्थ को पहले से जोड़ा हुआ था और चीज़ों को और जोड़ा जा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री की अगर बात करें, प्रधानमंत्री के इंटरव्यू से जो कॉमन पब्लिक है कैसे कनेक्ट होता है? कॉमन पब्लिक सोचता है कि महंगाई की बात हो रही है, होगी, बेरोजगारी की बात होगी, जो उनके एजेंडा में भी है कि इन्फ्लेशन कम करेंगे, रोजगार देंगे। ये सब चीज़ें क्यों मिसिंग हो जाती है, जिस पर सबसे ज़्यादा जोर देना चाहिए? क्यों ऑपोजिशन के आरोपों पे ही आके सेंट्रलाइज हो जाता है, केंद्रित हो जाता है ये इंटरव्यू? दीपक जी। नहीं, अपोजिशन के आरोप हैं, महंगाई बेरोजगारी के शब्द उन्होंने खोज लिए, लेकिन अगर वो इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं बोलते प्रधानमंत्री तो बोलते देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में बोला नहीं, जबकि इलेक्टोरल बॉन्ड का उन्होंने विस्तार से जवाब दिया। अगर वो ये नहीं बोलते कि गरीबी फटाफट झटाझट हटाने की बात राहुल गांधी ने की, हालांकि राहुल गांधी का उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन मैंने ऐसे ही कहा कि मतलब उनका जो बॉडी लैंग्वेज था वो कह रहे थे कि बचकाना है बयान, जिन लोगों ने 60-70 साल तक राज किया हो वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं ओम प्रकाश, इन चीज़ों को हमको समझना पड़ेगा। विपक्ष तो 24 घंटे सवाल उठाता है, कई तरह की रैली होंगी,
प्रधानमंत्री 1 घंटे 20 मिनट के इंटरव्यू में क्या जो जयराम रमेश के शब्द थे उन्हीं शब्दों पर बोलते? ये भी एक सवाल है। क्या इंटरव्यू वालों ने वो सवाल उनसे पूछे थे, क्या प्रधानमंत्री ने उसका जवाब नहीं दिया? और मैं उस सवाल में एक सबसे बड़ी बात कहता हूँ, आपको याद होगा इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, ये देवकांत बरुआ ने कहा था और ये एक बहुत बड़ा विषय बना था कि आप एक देश की तुलना, आप भारत माँ की तुलना एक किसी राजनेता से कैसे कर सकते हैं। आज इंटरव्यू में एक बड़ी बात थी, प्रधानमंत्री से सवाल पूछा गया तो उन्होंने उनसे पूछा गया क्या नरेंद्र मोदी भारत और भारत नरेंद्र मोदी? बोले बिल्कुल नहीं, मैं माँ भारती का सिर्फ एक पुत्र। तो ये भी एक बात है जो आदमी जो प्रधानमंत्री खुद स्वीकार रहे हैं। तो शब्दों के फेर में हम ना जाएं, लेकिन जहाँ तक आप पॉलिटिकल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी का जो कनेक्ट है, वो चाहे नए गेमर्स हो उनसे ले लीजिए, वो चाहे खिलाड़ी हो उनसे ले लीजिए, वो चाहे क्रिकेट में एक टीम इंडिया हारने वाली हो उससे ले लीजिए, या वो चाहे परीक्षा पर चर्चा के बच्चे हो। लोग कहते हैं कि इनके तो कई सारे रूप हैं, लेकिन देखिए साहब, अगले ने 12 साल मुख्यमंत्री के तौर पर और 10 साल प्रधानमंत्री के तौर पर ये इन चीजों को प्रैक्टिस किया है। तो जो चीज दिल से निकलती है ना, या जो अनुभव से निकलती है, वो तो प्रकाश, अगर हम एक स्टोरी पे दिल लगा के काम करें और हमसे कहा जाए कि भाई आप इस स्टोरी के बारे में बोलिए, तो आप बहुत शानदार ढंग से उसके बारे में बोल पाएंगे, क्योंकि आपको अंदर से वो तमाम बातें पता है। बिल्कुल, तो मेरे ख्याल से हमको इस परिप्रेक्ष्य में इस चीज को जरूर देखना चाहिए। मैं तो आप ठीक कह रहे हैं के तौर पर सोचता हूँ कि मैं कहाँ पे सही हूँ या कहाँ पर गलत हूँ, या कहाँ मैं दिल से बोल रहा हूँ या कहाँ मैं दिल से नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि 60 साल सत्ता में रहने के बाद अगर बेरोजगारी और दूसरे चीज़ों की बात ये लोग करें, मतलब सत्ताधारी दल के लोग करें, तो शायद आश्चर्य होता है, और पब्लिक सुन रही है तो और आश्चर्य होता है कि 6 दशक सत्ता में रहने के बाद भी सवाल आप उठा रहे हैं उन पे जो 10 साल 12 साल 15 साल सत्ता में रहे हैं। बहरहाल दीपक जी, एक चीज़ और इन शॉर्ट, चूंकि टाइम कम है, मैं एक चीज आपसे समझना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी चुनाव के समय इंटरव्यू जरूर देते हैं, अपनी बातें जरूर कहते हैं और सब चीजों पर अपनी राय रखते हैं, लेकिन जो राम मंदिर का मुद्दा है, जो कृष्ण मंदिर का मुद्दा है, जो काशी का मुद्दा है, या जो दूसरे मुद्दे हैं, ये क्या चुनाव में अभी भी लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं? मैं आपसे समझना चाहता हूं। ठीक है। दीपक जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? लगता है दीपक जी तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। वर्गीज, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या इस चुनाव में जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, जो सत्ताधारी दल जिस तरीके से मुद्दे उठा रहे हैं, क्या ये वाकई आम लोगों को कनेक्ट कर रहा है? मेरा समझ में और मेरा निरीक्षण में तो ये कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि बात है कि अलग अलग आप डिसएग्रीगेट करके आप अगर देखोगे कि राम मंदिर में कितना ट्रैक्शन है या काशी विश्वनाथ को लेकर के कितना ट्रैक्शन है, उसमें हो सकता है कि हम लोग कितना वो मेजर कर पाएगा पता नहीं, लेकिन जो ब्रॉडर जो इश्यू जो बीजेपी और मोदी जी जो सामने रख रहा है, वो एक हिंदू आइडेंटिटी का सवाल है। डेवलपमेंट एक साइड में बोल रहे हैं, लेकिन जो भी चीज़ें डेवलपमेंट के बारे में या प्रोबिटी और करप्शन और ट्रांसपेरेंसी के बारे में बोल रहे हैं, वो सबका एक मेन जो पैकेजिंग जो है वो हिंदुत्व के अंदर ही है। आज भी हमको वही देखने में मिला कि वो राम मंदिर के बारे में, सनातन धर्म के बारे में, ये सब। तो उस इश्यू लोगों के सामने अपीलिंग अभी भी लग रहा है, इसलिए बीजेपी ये कर पा रहा है कि उनका 10 साल से ट्रैक रिकॉर्ड से ज़्यादा उससे पहले का दशकों का ओपोजिशन के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी वाला जो कैंपेन जो बीजेपी कर पा रहा है, वो इसलिए कर पा रहा है क्योंकि जो बीजेपी का जो आइडियोलॉजिकल जो कोर एजेंडा है, उसका ट्रैक्शन अभी भी एलाइव है, एक्टिव है। राइट। लास्ट सवाल दीपक जी आपसे कि जिन मुद्दों को
कॉमन पब्लिक जानना चाहती है, समझना चाहती है, क्या ये इंटरव्यू, क्या ये चुनावी घोषणा पत्र उनको कनेक्ट कर पा रहा है? देखिए, इसका जवाब तो चुनाव बड़े आसानी से देंगे कि प्रधानमंत्री इस इंटरव्यू के जरिए या अपने संकल्प पत्र के जरिए कितने कनेक्ट कर पाए। और चुनाव के बाद मैं कोई स्पेकुलेट नहीं करूंगा कि ये बहुत आगे है, ये बहुत पीछे है, नहीं, मैं उसके अंदर नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो कहा है, क्या वो लोगों के दिल में उतरता है? भाई पिछले 10 साल से तो उतर ही रहा है, मैं यही कह रहा हूँ। अब देखिए, अपोजिशन जोर लगा ले, राहुल जी जोर लगा ले, अखिलेश जी जोर लगा ले, स्टालिन जी जोर लगा ले, तो हो सकता है उनका भी चांस बन जाए। लेकिन मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगा कि कम से कम पिछले 10 साल तक तो प्रधानमंत्री ने जो जो कहा है, जनता को उनकी ये बात समझ आई है। चलिए, हम दीपक जी से और जॉर्ज वर्गीस के जरिए जानना चाह रहे थे, समझना चाह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस इंटरव्यू के मायने क्या है, साउथ मिशन साउथ के मायने क्या है, कैसे लोगों को कनेक्ट किया जा रहा है, कैसे साउथ को नॉर्थ, नॉर्थ को साउथ से कनेक्ट किया जा रहा है, क्या बीजेपी मिशन साउथ में सक्सेस हो पाएगी या नहीं। फिलहाल आप लोग हमारे साथ जुड़े, न्यूज इंडिया को समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरें लगातार जारी है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं।